नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बलवंत खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसके कारण हमारा ये भारत देश बन पाया है। हम सभी जानते हैं कि पहले इंडिया नहीं था। पहले बहुत सारे छोटे बड़े राजा रजवाड़े थे, जहाँ खुद के राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे और उनके बीच हमेशा खिटपिट बनी रहती थी। उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े चालू रहते थे और एक शांति का वातावरण नहीं होता था। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तब उन्होंने इन्हीं राजा रजवाड़ों का फ़ायदा उठाया, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और हमारे पर कब्ज़ा कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसके बिना आज हमारा इंडिया नहीं हो पाता। और इन्हीं लौह पुरुष के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम सभी ने अपने स्कूल में इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। हमने इनके बारे में कई सारे निबंध लिखे हैं, कई सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, एग्ज़ाम में इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन इनकी क्या ऐसी इम्पोर्टेंस है? इन्हें क्यों लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है वो हमें पता है, लेकिन क्यों, ऐसा क्या उन्होंने करके दिखाया कि आज इंडिया के लिए इतने सालों बाद भी वो इतने इम्पोर्टेंट इंसान हैं? तो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। जब इंडिया था ही नहीं, जब छोटे छोटे रजवाड़े थे और पूरा एक इंडिया बनाना था हमें, तब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि ये सभी रूलर्स को कैसे मनाएं कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइन हो जाए। तब 562 रीजन्स थे और ये 562 रीजन्स जब हाँ बोले कि हाँ हम यूनियन ऑफ इंडिया में मिलने के लिए तैयार है, तो ही हमारा ये इंडिया बन पाता। अब ऐसे में 562 रीजन्स को एक करने की जिम्मेदारी कौन उठाए? कौन ऐसा हो सकता है जिसकी बात हर कोई माने और सब एक साथ इकट्ठा होकर यूनियन ऑफ इंडिया में मिलने को तैयार हो जाएं? उस वक्त गांधी जी ने ये ज़िम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे इंसान जो सबको पता था कि कुछ गलत नहीं होने देंगे। उन्हें सरदार कहा जाता था, यानी कि वो सबके लीडर थे। सबको उनकी बातों पर भरोसा था कि अगर ये बोल रहे हैं तो ये सोच विचार करके बोल रहे हैं, ये हमेशा अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, किसी के साथ भी बुरा या अन्याय ये नहीं होने देंगे। ये जिम्मा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आया तो उन्होंने बखूबी इसे निभाया, वरना 562 स्टेट्स को एक करना हम में से किसी की भी बात नहीं है। अब बस इसमें 3 ही ऐसे स्टेट थे जो मानने को तैयार नहीं थे। वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें हमारा स्टेट नहीं देना है। और इन सभी में से जिसने सबसे पहले अपना स्टेट दिया वो थे कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल, जिन्होंने अपना भावनगर बहुत प्रेम से सरदार जी को थमा दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो ही बीड़ा उठाएंगे यूनियन ऑफ इंडिया में घुल मिल जाने का। और ऐसे एक एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल हर एक रजवाड़े में जाते रहे, वहाँ के रूलर से बात करते रहे, उन्हें समझाते रहे और उन्होंने सबको अपने साथ घुल मिल लिया था। अब बस ये 3 स्टेट जो मानने तैयार नहीं थे, उनको भी आखिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा दिया था। यहाँ के रूलर्स को ये चिंता थी कि अगर वो यूनियन ऑफ इंडिया में घुल मिल जाएंगे तो उनकी गद्दी उनके हाथ से चली जाएगी, साथ में उनके स्टेट के पैसों का क्या होगा, वो गरीब हो जाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका बहुत खूब उपाय निकाला और उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होगा, बिल्कुल अन्याय नहीं होगा, जो उनका है वो उनका ही रहेगा। यूनियन ऑफ इंडिया में मिल जाने के बाद भी उनको गवर्नर बनाया जाएगा, यानी कि वो रूल फिर भी कर पाएंगे। साथ ही में यूनियन ऑफ इंडिया में सभी के लिए एक जैसा ही जस्टिस होगा, ताकि किसी के साथ भी कोई भी अन्याय ना हो। कोई भी रजवाड़ा इंडिया में अलग तरीके से नहीं देखा जाएगा, सबके लिए सेम रूल्स ही होंगे।
बस ऐसी बातों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये तीनों प्रोविंस के लोगों को और उनके राजाओं को विश्वास दिलाया कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, यूनियन ऑफ इंडिया चूज़ करना उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, और उन्होंने इनके साथ उन्हें मर्ज किया। इसलिए हम सोच सकते हैं कि अगर कोई इंसान इतना बड़ा काम खुद अकेले पूरी इंडिया में भटकते भटकते कर सकता है तो उसे कितना समय, कितनी मेहनत लगी होगी, और फिर भी उन्होंने कभी भी कुछ कंप्लेन नहीं की है और ये काम बड़ी आसानी से करके दिखाया है। 562 स्टेट्स को एक इंडिया में कन्वर्ट करने का काम, एक इंडिया बनाना, एक इंडिया का नक्शा बनाना, उसका काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी बखूबी निभाया है। इसी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से हमें और एक चीज़ जो सीखने मिलती है वो है रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी थोड़े समय पहले कोरोना हमारे बीच आया और हम सबको एक एपिडेमिक में फंसा गया जिसका कोई इलाज नहीं था। लोग दिन ब दिन हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, वेंटिलेटर्स पर थे, मर रहे थे। ऐसा ही एक प्रकोप पहले भी आ चुका है, वो था प्लेग। प्लेग के समय लोगों की सेम सिचुएशन थी, बस डिफरेंस इतना था कि उस वक्त वेंटिलेटर्स नहीं थे। लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, लोग मर रहे थे, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, लोग मर रहे थे। इस वक्त भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना कार्य बहुत अच्छे से निभाया। उन्होंने लोगों को मदद की। प्लेग के समय उनके एक दोस्त भी बीमार हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अगर मैं मदद करूंगा तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा। फिर भी उनकी मदद करने गए, उनके दोस्त को ठीक किया और फिर वो खुद बीमार पड़ गए, खुद हॉस्पिटलाइज हुए, खुद रिकवरी की, और रिकवरी के बाद भी उन्होंने इस बारे में काम करना बंद नहीं किया। जैसे कोरोना के वक्त में दोस्तों हम सब व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे थे, हम सब NGOs बना रहे थे, हम सब वॉलंटियर्स बन रहे थे ताकि हम कोरोना पेशेंट्स को हेल्प कर सके, उनके फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सके। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सेम काम उस वक्त करके दिखाया था। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो ये काम काफ़ी इजी हो गया है। व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला और सब जगह बात पहुंच गई, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए उस वक्त ये काम आसान नहीं था। वो ट्रीज़ के नीचे बैठकर अपना NGO चलाते थे, यानी कि वॉलंटियर्स को गैदर करते थे और हर जगह प्लेग के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाते थे। अभी कोरोना के वक्त हमने देखा कि WHO ने एडवर्टाइजमेंट कर दी, हर एक ब्रांड, हर एक कंपनी ने कोरोना के टाइम पे कैसे ध्यान रखा जाए, न्यूज़ चैनल्स ने कोरोना के टाइम पर कैसे ध्यान रखा जाए उसके ऊपर फोकस किया और अवेयरनेस कैंपेन चलाए। लेकिन उस वक्त तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद सारे वॉलंटियर्स के साथ बैठते, लोगों में अवेयरनेस चलाते कि कैसे प्लेग से बचा जा सकता है, प्लेग अगर हुआ हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी को हॉस्पिटल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उनके वॉलंटियर्स लोगों को हॉस्पिटल तक भी पहुंचाते थे, दवाइयाँ पहुंचाते थे। जैसे हमने कोरोना फेज़ देखा वैसे ही सरदार पटेल ने प्लेग का फेज़ देखा था और उसमें उन्होंने एक एक्टिव रोल करके लोगों को, काफ़ी लोगों को उसमें से बचाने की हिम्मत रखी थी। तीसरा, उनमें से सीखने वाली तीसरी बात यह है कि हमेशा हमें हमारे बड़ों का मान रखना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया उसके बाद हम सभी मानते हैं कि उन्हें एक ऊंची पदवी मिलनी चाहिए थी। हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने और हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। जब मीटिंग हुई कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, इंडिया जब ब्रिटिश से अलग होने वाला था तब एक मीटिंग रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और वो मीटिंग का फुल एजेंडा यही था कि अब जब यूनियन ऑफ इंडिया बन रहा है तब उसका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। सबका मत वल्लभ भाई पटेल की तरफ था। सभी जानते थे कि इस कार्य को वल्लभ भाई पटेल से अच्छा कोई भी निभा नहीं सकता है, लेकिन गांधी जी, हमारे बापू,
उनका मत था नेहरू जी की तरफ। उन्हें चाहिए था कि नेहरू जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके निजी संबंध उनके साथ काफ़ी अच्छे थे और वो जानते थे कि नेहरू जी अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए भले ही बाकी सब लोग कहते थे कि वल्लभ भाई पटेल जी बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नेहरू जी को ही बनाया गया, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सीट को खुद ही त्याग दिया। नेहरू जी उस वक्त जिद पकड़ के बैठे थे कि अगर वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नहीं बने तो वो काम करना छोड़ देंगे। उनका ये जो अहंकार था उसको बापू ने हाथ फिराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बापू का मान रखा, इसलिए उन्होंने अपनी पदवी जो थी वो जाने दी और नेहरू जी के हाथ में थमा दी। और ऐसे ही नेहरू जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बन गए और इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर का दर्जा सौंपा गया। होम मिनिस्टर बनने के बाद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना सरदार वल्लभ भाई पटेल को करना पड़ा, क्योंकि अभी भी राज्यों को कहीं ना कहीं कश्मकश लगी हुई थी, तो उन्हें शांति से जीना सिखाना ये वल्लभ भाई पटेल का काम बन चुका था। उस वक्त सभी लोग यही जानते थे कि अगर हमें इंडिया की बैलगाड़ी को चलाना है तो हमें दो ही लोग की ज़रूरत है, एक है नेहरू और एक है सरदार पटेल। और गांधी जी ने भी ये बात बहुत क्लियर कर दी थी कि यही दो लोग इंडिया का पहिया अब आगे बढ़ा पाएंगे। और एक बात जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीख सकते हैं वो ये है कि मंजिल तक पहुंचने में हमें कभी देरी नहीं होती, चाहे कोई भी उम्र हो, हमें जो करना है उस मंजिल तक पहुंचना ही चाहिए। आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े महापुरुष होकर भी उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा 22 साल की उम्र में दी थी। जी हाँ, 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा देना आज हम सभी को हंसने लायक बात लगती है, लेकिन उन्हें ये करना था तो उन्होंने किसी की भी शर्म नहीं रखी और 22 साल की उम्र में उन्होंने ये परीक्षा दे दी। 10th कंप्लीट करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी बैरिस्टर बनने की। अब उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, सिमिलरली उनके भाई का नाम था विट्ठल भाई पटेल। तो जब उन्होंने बैरिस्टर की एग्ज़ाम दी और जब उनके लिए कॉल लेटर आया तब एनवेलप पर लिखा था VJ पटेल। जे उनके पापा का नाम और दोनों का नाम V से ही स्टार्ट होता था, इसलिए वल्लभ भाई को नहीं पता था कि ये लेटर उनके लिए है और विट्ठल भाई ने ऐसा समझा कि ये लेटर विट्ठल भाई के लिए आया हुआ है, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो वल्लभ भाई की जगह विट्ठल भाई जो है वो बैरिस्टर बनने के लिए चले गए। उन्होंने अपने बड़े भाई को नहीं रोका। फिर ये जब बात पता चली फिर भी उन्होंने विट्ठल भाई को कंटिन्यू करने दिया और उनके सपनों पर पानी नहीं फेरा। यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने खुद के भाई के लिए खुद की डिग्री भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस से अप्लाई किया और इस बार वो इंग्लैंड जाके बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े। उन्होंने फिर लॉयर का काम अपने हाथों में भी लिया और वो दूसरों को जस्टिस न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो न्यायाधीश हैं, वो न्याय के लिए लड़ते थे, तो वो अन्याय का साथ नहीं दे सकते थे। इसलिए लॉ का प्रोफेशन, बैरिस्टर का प्रोफेशन उनके लिए बहुत सही था। हालांकि इसमें उनको इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कायम रखा। और एक चीज़ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखने वाली है वो ये है कि एक किस्सा मैं सुनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। उनकी बीवी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, तो उन्होंने उनको दवाई दे के फिर वो उस दिन उनका एक कोर्ट का मुकदमा था, तो वो वहाँ चले गए थे सुनवाई के लिए। कोर्ट का मुकदमा चल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पॉइंट्स अपने जज साहब के सामने रख रहे थे और उसी बीच उनको एक टेलीग्राम आता है। उस वक्त उनके पास एक टेलीग्राम आता है। टेलीग्राम में लिखा होता है कि उनकी पत्नी अब नहीं रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पढ़ते हैं, टेलीग्राम को वापस दे देते हैं और फिर से एक बार मुकदमा लड़ना चालू कर देते हैं। सुनवाई के बाद जब पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी अब नहीं रही,
ये मैसेज पहुंचाने टेलीग्राम आया था, तब जज साहब उन्हें क्वेश्चन करते हैं कि आप चले क्यों नहीं गए, आपने फिर भी क्यों मुकदमा लड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को जब मेरी ज़रूरत थी तब मैं उसके साथ था, आज इससे न्याय पाने के लिए इन्हें मेरी ज़रूरत है, तो बस मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं अभी इनके साथ इन्हें न्याय दिलाने के लिए खड़ा हूँ। यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा कर्मनिष्ठा भी थी। वो हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहने की हिम्मत रखते थे। वरना आज के ज़माने में कौन ऐसा होगा जो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद भी काम करना चालू रखे। हमारे में तो कोई दूर के रिलेटिव की मौत हो जाती है तो भी हम 2-3 दिन छुट्टी ले लेते हैं, अगर नहीं होती तो भी छुट्टी लेने के लिए दादी या दादा को हम मार देते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स की मृत्यु हो गई, हमें छुट्टी चाहिए। लेकिन ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी बीवी की मृत्यु होने पर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा क्योंकि किसी और को उनकी ज़रूरत थी, ऐसे कर्मनिष्ठ इंसान का तो हमें जय जयकार बोलना ही चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भी खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फार्मर्स को बहुत हेल्प की। उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी और फार्मर्स से वो ज़्यादा टैक्स वसूल रही थी। फार्मर्स को पता नहीं था कि वो कौन सा रास्ता अपनाएं, कैसे अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। ब्रिटिशर्स मानने को तैयार नहीं थे और टैक्स देने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। उस वक्त उन्होंने बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंडर चालू किया और उसमें उन्हें जीत मिली। इसी के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम सबको पता है कि बापू के साथ वो हमेशा खड़े रहे और फ्रीडम फाइटर के तरीके से पॉलिटिक्स सब कुछ ध्यान में रख के इंडिया को वो कैसे बचा पाए ब्रिटिशर्स के हाथ में से, इसका पूरा ध्यान रखा। और जैसे मैंने आपको कहा कि 562 स्टेट्स को एक करना कोई आसान बात नहीं है, ये काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया। तो ऐसे इंसान को अगर हम लौह पुरुष नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उनमें इतना ज़्यादा विल पावर था कि वो एक आयरन एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे जो सबको एक साथ एकजुट कर सकते थे। ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पास से हमें बहुत कुछ सीखना है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें हो, हमें हमारा विल पावर नहीं खोना है, हमें कुछ अलग करके दिखाना है और हमें उतना डेडिकेशन होना चाहिए कुछ कर दिखाने का, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इन्होंने जितने भी सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, उनकी वजह से ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ भुगतना नहीं पड़ा। उन्हें भी ब्रिटिशर्स अरेस्ट करके लेके गए, उन्हें भी जेल जाना पड़ा, जेल में कई सालों तक रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना जज्बा उसे नहीं खोया। आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब निधन हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में बस और बस 400 रुपये ही थे और आज उनका 2200 करोड़ का स्टैचू बना है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। आज दूर दूर से, देश विदेश से लोग उनके स्टैचू को देखने आ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या था वो लौह पुरुष में? आज कोई दो लोग झगड़ रहे होते हैं तो हम उसमें बीच में पढ़ना भी नहीं चाहते। हम बोलते हैं उन दोनों का मामला है, हम क्या बीच में पढ़ के करेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ऐसा सोचते तो क्या आज हमारा भारत बन पाता? क्या गांधी जी के देखे हुए वो सपने सफल हो पाते? क्या ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना पॉसिबल हो पाता? नहीं। ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इतनी मेहनत की, सबको समझाया, सबको यूनिटी का पाठ पढ़ाया, उनकी बदौलत हुआ है। और इसीलिए उन्हें यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन तो वो थे ही, लेकिन हम सबको उन्होंने जोड़ के रखा, इसीलिए उन्हें यूनिफायर, यूनिटी कराने वाला, यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह ही मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश में और बड़े महापुरुष जन्मे
और हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से हमें बस यही सीखना है कि कुछ भी हो जाए, डेडिकेशन को हमें नहीं छोड़ना है, हमें अच्छा काम करते रहना है, रिज़ल्ट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब कुछ अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाने के लिए नहीं कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सालों बाद कोई मेरा स्टैचू भी बनाएगा। उन्होंने बस फोकस किया कि उस वक्त क्या सही था उस पर, और आज भी इतने सालों बाद भी हम सब उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आप अपने बात को हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप आगे की वीडियोस भी देख पाएँ। थैंक यू।